हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली अब हम लोग फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट 2024-25 का पेपर एनालिसिस करने जा रहे हैं। ऑल्दो आई नो कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ बिकॉज आई वाज बिजी इन समवेयर। सो लेट्स बिगिन इट। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन हैपन इन वन डज नॉट लिसन अटेंटिवली इन कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन में कोई ध्यान से चीजों को नहीं सुनता है तो उसका क्या साइड इफेक्ट होगा। मैसेज कैन बी इजिली मिसअंडरस्टूड। डेफिनेटली अगर आप ढंग से नहीं सुनेंगे तो आप मैसेज को बहुत गलत तरीके से समझ पाएंगे। कन्वर्सेशन बिकम शॉर्टर, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता। रिलेशनशिप इंप्रूव, देखिएगा जब कम्युनिकेशन आप ध्यान से सुनेंगे ही नहीं तो रिलेशनशिप तो इंप्रूव होगा ही नहीं। एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बिकम इजियर। लैक ऑफ कम्युनिकेशन से कॉन्फ्लिक्ट्स तो हमारे कभी भी खत्म होंगे ही नहीं। अगर कम्युनिकेशन होगा तभी कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा। तो इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट आंसर है वो इसका ठीक है। Now the second question is how can excess felling of trees affect ecosystem। मतलब आपका डिफोरेस्टेशन आपके इकोसिस्टम पे कैसे फर्क डालता है। इट लीड्स टू एक्सेसिव रेनफॉल, ये तो ऐसा तो होगा ही नहीं। एयर क्वालिटी का इंप्रूव हो जाना, जब पेड़ ही कट गए तो एयर क्वालिटी तो इंप्रूव होगी ही नहीं। ये प्रमोट करेगा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इट रिड्यूसेस बायोडाइवर्सिटी, ये बिल्कुल ठीक है। डिफोरेस्टेशन का अगर होता है तो इसका हैबिटेट पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। रिड्यूस नंबर ऑफ प्लांट, डिफोरेस्टेशन से हमारे प्लांट्स कम हो जाते हैं, उसका कहीं ना कहीं एनिमल्स पे फर्क पड़ता है। हमारी फूड चेन पर फर्क पड़ता है और सॉइल इरोजन, क्लाइमेट चेंजेस बहुत तेजी से होते हैं। पीपल विद which personality disorder tend to lack guilt and fail to learn from experiences। ऐसे कौन सा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जिसके अंदर लोग बाग अपने एक्सपीरियंसेस से चीजें सीखते ही नहीं है। आंसर इज एंटी सोशल। इंडिविजुअल विद एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ऑफन डिसरिगार्ड रूल्स एंड सोशल नॉर्म्स। ये जो लोग होते हैं ये कहीं ना कहीं डिसरिगार्ड करते हैं सोसाइटी के रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स को। दे शो नो गिल्ट फॉर हार्मफुल एक्शन, मतलब वो कितना भी बड़ा नुकसान कर दें सोसाइटी का बट उन्हें कभी गिल्ट फील होता ही नहीं। टेंड टू मैनिपुलेटिव, एग्रेसिव एंड लैक एम्पैथी। मैनिपुलेटिव बहुत होते हैं, एग्रेसिव बहुत होते हैं, इस तरीके के डिसऑर्डर वाले लोग। विच फीचर इज नॉट मेंशन्ड एज एन एडवांटेज ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के प्रेजेंटेशन में कौन सा फीचर हमारा मेंशन नहीं है। इंटरेस्टिंग फीचर जैसे इमेजेस, वीडियोस, ये तो हमारे प्रेजेंटेशन में होते ही हैं। इजी टू मेक चेंजेस, प्रेजेंटेशन में हम चेंजेस भी बहुत इजीली कर सकते हैं। कैन बी शोन ऑन ए लार्जर ऑडियंस बाय प्रोजेक्टिंग ऑन ए स्क्रीन, हम प्रेजेंटेशन को स्क्रीन पर ले जाकर बहुत बड़ी ऑडियंस को भी दिखा सकते हैं। ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ कंटेंट, देखिएगा प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिक जनरेट नहीं करती, एआई टूल करता है। कंटेंट इज नॉट जनरेटेड ऑटोमेटिकली, प्रेजेंटेशन में कंटेंट कभी भी जनरेट नहीं होते, स्लाइड जनरेट हो सकती है। यूजर मस्ट क्रिएट एंड फॉर्मेटेड मैनुअली, कंटेंट तो आपको खुद ही तैयार करने होंगे। हाउ कैन ऑर्गेनाइजेशनल स्किल कॉन्ट्रीब्यूट टू एन एंटरप्रेन्योर सक्सेस। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स जो है एंटरप्रेन्योर की सक्सेस में कैसे हेल्पफुल होती है। बाय रिड्यूसिंग वर्कलोड, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल से क्या वर्कलोड कम होता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बाय इंक्रीजिंग स्ट्रेस, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स कभी भी स्ट्रेस को थोड़ी ना बढ़ाएंगी। बाय अचीविंग गोल इफेक्टिवली, अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्ड हैं तो आप टारगेट्स को इजीली पूरा कर पाएंगे। बाय इग्नोरिंग गाइडलाइंस, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल कभी भी आपको गाइडलाइंस इग्नोर करने के लिए तो नहीं कहती है। गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल हेल्प मैनेज टाइम एंड रिसोर्स इफेक्टिवली, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन स्किल जो होती है आपको टाइम और रिसोर्सेज दोनों को अच्छे ढंग से मैनेज करने में हेल्प करती है। एंश्योर बिजनेस टास्क आर कंप्लीटेड सिस्टमैटिकली, और इस बात पे फोकस करती है कि जो बिजनेस टास्क है वो हमारा सिस्टमैटिकली फॉलो होना चाहिए। व्हाट इज वन पोटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ ग्रीन जॉब फॉर एंटरप्रेन्योर्स, मतलब हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होता है ग्रीन जॉब का। हायर एनर्जी कॉस्ट, हमारे अगर ग्रीन जॉब करते हो तो उससे कॉस्टिंग ज्यादा आती है, क्या ये हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू मार्केट, ऑफ कोर्स अगर हम ग्रीन जॉब को करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं नए नए इनोवेशंस को, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को, तो ये कहीं ना कहीं नई मार्केट को डेवलप करता है। व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लू चिप इंडेक्स ऑफ एनएससी, जो हमारा एनएससी का ब्लू चिप इंडेक्स है उसका नाम क्या है। एक्चुअली पहले इसको सीएनएक्स निफ्टी बोलते थे, जिसे आज की डेट में हम लोग निफ्टी 50 कहते हैं। हिस्टोरिकली स्टॉक एक्सचेंज वर ओन, कंट्रोल एंड मैनेज बाय ब्रोकर्स, पहले जो था स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स के थ्रू मैनेज किया जाता था, लेकिन आज की डेट में गवर्नमेंट ने इस कंट्रोल को शिफ्ट कर दिया कॉर्पोरेट और इंडिपेंडेंट बॉडीज पर। विच सेगमेंट कैन एनएससी मेंबर नॉट ट्रेड इन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर किस चीज में ट्रेड नहीं कर सकते, वो लोग इक्विटीज में ट्रेड कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन वो कमोडिटीज में ट्रेड नहीं कर सकते।
कमोडिटीज के लिए उन्हें एनसीडीईएक्स और एमसीएक्स को यूज करना होता है, ना कि एनएससी को। Why does NSC ensure stringent eligibility criteria for membership? मतलब मेंबरशिप के क्राइटेरिया को लेके हमारा एनएससी क्यों बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और बहुत ज्यादा स्ट्रेट है? एंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड मार्केट इंटीग्रिटी, ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मार्केट इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। प्रिवेंट फ्रॉड एंड इंश्योर कंप्लायंस, फ्रॉड वगैरह बिल्कुल ना हो। प्रोटेक्ट्स इन्वेस्टर बाय अलाउइंग ओनली क्रेडिबल मेंबर्स, अगर मेंबर्स बहुत क्रेडिबल होंगे तो ही हमारा इन्वेस्टर्स प्रोटेक्टेड रहेगा। इसी वजह से मेंबरशिप को लेकर एनएससी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेट है। टू whom शुड द पेमेंट एंड डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम क्लाइंट बी मेड डायरेक्टली? क्लाइंट मतलब आप और हम अगर कभी शेयर्स वगैरह खरीदते हैं तो आप और हम किसको पैसे देते हैं? तो बेसिकली हम लोग जो पैसा देते हैं वो ब्रोकर्स को देते हैं, ट्रेडिंग मेंबर्स को कह सकते हैं। पेमेंट्स एंड सिक्योरिटी मस्ट गो टू द क्लाइंट्स ट्रेडिंग मेंबर, एंश्योर्स सिक्योर ट्रांजैक्शन एंड प्रिवेंट फ्रॉड। जो हमारा पेमेंट है वो हमारे ट्रेडिंग मेंबर्स के पास जाता है। मैं और आप अगर कभी ग्रो ऐप वगैरह पे शेयर्स को खरीदते हैं तो सबसे पहले ये पैसा ग्रो ऐप के पास आता है। हु हैंडल्स इन्वेस्टर्स कंप्लेंट रिगार्डिंग ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूटेड ऑन एक्सचेंज? इन्वेस्टर्स की कंप्लेंट्स को कौन हैंडल करता है? एनएससी इन्वेस्टर्स ग्रीवियंसी रिड्रेसल मैकेनिज्म जो होता है ये हमारे इन्वेस्टर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। बेसिकली ये इन्वेस्टर सर्विस सेंटर हो सकते हैं और सेबी का आर्बिट्रेशन होता है जो इस तरीके की डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते हैं। विच फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज कंसीडर अ डेरिवेटिव ऑफ सिक्योरिटीज? कौन सा ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम लोग सिक्योरिटीज का डेरिवेटिव कहते हैं? कॉर्पोरेट हेड्स बिल्कुल भी नहीं, म्यूचुअल फंड्स बिल्कुल भी नहीं, इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर जो है हमारा फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स माना जाता है। अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन द स्टॉक मार्केट इंडेक्स, जो हमारा फाइनेंशियल डेरिवेटिव होता है वो हमेशा स्टॉक मार्केट इंडेक्स पर बेस्ड होता है। विच विंडो इन नीड हेल्प यूजर टू एंटर, मॉडिफाई और कैंसिल ऑर्डर? ऐसी कौन सी विंडो है जो ऑर्डर को हेल्प करती है कैंसिल करने में, मॉडिफाई करने में? तो दिस इज ऑर्डर और ट्रेड विंडो। स्नैपकोड विंडो से तो हम लोग इंक्वायरी कर लेते हैं। मार्केट वॉच विंडो जो है हमें मार्केट की पूरी डिस्प्ले पर इंफॉर्मेशन देती है शेयर्स के रेट वगैरह को लेकर। तो ऑर्डर ट्रेड विंडो ही हमारी ऐसी विंडो है जहां पर हम ऑर्डर को मॉडिफाई या कैंसिल कर सकते हैं। विच एक्टिविटीज आर नॉट डिस्प्लेड इन द एक्टिविटी लॉग? एक्टिविटी लॉग में कौन सी एक्टिविटी नहीं होती? ऑर्डर्स विद नो एक्टिविटी, ऐसे ऑर्डर जिसपे कोई भी एक्टिविटी नहीं है उसको कभी भी एक्टिविटी लॉग शो नहीं करता। द एक्टिविटी लॉग ट्रैक्स एग्जीक्यूटेड एंड पेंडिंग ऑर्डर। एक्टिविटी लॉग जो होता है सिर्फ हमेशा एग्जीक्यूटेड या पेंडिंग ऑर्डर को तो वो ट्रैक करते हैं, लेकिन जब आपने कोई ऑर्डर दिया ही नहीं तो वो उसको बिल्कुल भी ट्रैक नहीं करते। इनएक्टिव ऑर्डर मतलब नो ट्रेडिंग और एक्शन को हम लोग कभी भी ट्रैक नहीं कर सकते एक्टिविटी लॉग से। व्हाट डज द बाय बैक ब्रॉडकास्ट अपडेट? डिस्प्ले रियल टाइम बायबैक। बायबैक ब्रॉडकास्ट जो है आपका रियल टाइम बायबैक को डिस्प्ले करता है। शो क्वांटिटी प्राइस स्टेटस ऑफ बायबैक ऑफर, जो भी हमारे बायबैक ऑफर है उसके क्वांटिटी प्राइस स्टेटस को बताता है। हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म डिसीजन लेने में। व्हाट हैपन्स इफ एन एक्टिव ऑर्डर फाइंड्स अ मैच? अगर एक एक्टिव ऑर्डर हो जाता है, देखिएगा हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है एक एक्टिव ऑर्डर होते हैं और एक पैसिव ऑर्डर। एक्टिव ऑर्डर वो होते हैं जो एग्जीक्यूट हो जाते हैं और पैसिव ऑर्डर वो होते हैं जो अभी एग्जीक्यूट नहीं होते। तो एक्टिव ऑर्डर वो होते हैं जो एग्जीक्यूट हो जाते हैं इमीडिएटली जैसे उनका प्राइस मैच कर जाता है। The buyer gets the security and the seller receive payment. Order modification can be performed. हम order modification कब कर सकते हैं? एनी टाइम, किसी भी टाइम। Only during market hours. बिल्कुल ठीक है, सिर्फ order modification market hours के बीच में ही हो सकता है। Order can be modified only when the market is open. Order को आप सिर्फ तब modify कर सकते हैं जब आपके market open है। Ensure fairness and transparency in trading. इससे fairness और transparency हमारी trading में रहती है। What does IOC stands for in the context of stop loss order? Stop loss order के केस में IOC का मतलब क्या है? That is immediate or cancel. The order executed immediate or get cancelled if no match is found. अगर आपका ऑर्डर का मैच मिल जाता है तो ये इमीडिएट प्रोसेस हो जाता है, लेकिन अगर मैच नहीं मिलता तो ये हैंड टू हैंड कैंसिल हो जाता है। Who can introduce wireless application protocol? ऐसे कौन से मेंबर्स हैं जो वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल मतलब बिजनेस मोबाइल पर कर सकते हैं, वायरलेस डिवाइसेस पे कर सकते हैं? ओनली ऑथराइज स्टॉक ब्रोकर कैन ऑफर वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन मोबाइल ट्रेडिंग। जो हमारे ऑथराइज स्टॉक ब्रोकर हैं सिर्फ वो ही मोबाइल ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो द आंसर इज सेबी रजिस्टर्ड मेंबर्स विद द परमिशन फ्रॉम एक्सचेंज। व्हाट इज द एसआई फंक्शन ऑफ ए कस्टोडियन?
कस्टोडियन का ऐसा ही फंक्शन क्या होता है इन रिलेशन टू सेटलमेंट इन एनएससीसीएल, जो हमारे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के सेटलमेंट के रिलेशन में होता है। सेटलिंग ट्रेड असाइंड बाय ट्रेडिंग मेंबर्स, कस्टोडियन एंश्योर सेटलमेंट ऑफ ट्रेड ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट। कस्टोडियन हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि क्लाइंट्स के बेस पर हमारा ट्रेड जो है हमेशा सेटलमेंट हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज द आंसर। हाउ डज एनएससीसीएल मतलब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एंश्योर एफिशिएंट सेटलमेंट ऑफ ट्रेड, जो हमारा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है वो इस चीज को कैसे एंश्योर करता है कि जो हमारा ट्रेड है वो एफिशिएंटली होना चाहिए। बाय इंक्रीजिंग ट्रेडिंग फीस, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। थ्रू रियल टाइम डेटा ट्रांसफर, ये डेटा ट्रांसफर हेल्प करता है ट्रेड को करने में, लेकिन ये एंश्योर एफिशिएंसी सेटलमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। यूजिंग फिजिकल डिलीवरी मेथड, ये तो इररिलेवेंट ऑप्शन है। सो एनएससीसीएल एक्ट एज ए सेंट्रल काउंटर पार्टी टू रिड्यूस डिफॉल्ट रिस्क, जो हमारा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है ये काउंटर पार्टी का काम करता है ताकि जो डिफॉल्ट रिस्क है उसको रिड्यूस किया जा सके बाय मैचिंग काउंटर पार्टी रिस्क। एंश्योर स्मूथ ट्रेड सेटलमेंट बाय गारंटी पेमेंट एंड डिलीवरीज, तो आंसर इज सी। What happens in case of a short delivery of security by clearing members? अगर शॉर्ट डिलीवरी होती है तो क्या होता है? तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कंडक्ट अ बाइंग इन ऑप्शन, तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो होता है एक बाइंग इन ऑप्शन को रखता है। इफ अ मेंबर फेल टू डिलीवर सिक्योरिटी, अगर कोई मेंबर सिक्योरिटीज की डिलीवरी करने में फेल हो गया तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बाय देम फ्रॉम द मार्केट, तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन उसे मार्केट से बाय करता है और एंश्योर करता है कि जो इन्वेस्टर है उसके पास सेटलमेंट ऑन टाइम हो जानी चाहिए ताकि इन्वेस्टर जो है प्रोटेक्टेड रहे। विच टाइप ऑफ सेटलमेंट्स कैन एक्सपीरियंसेस बैड डिलीवरीज, किन सेटलमेंट्स को हम लोग बैड डिलीवरीज कहते हैं? फिजिकल सेटलमेंट, जो हमारा पेपर बेस्ड सिक्योरिटीज होते हैं वो हमारी बैड डिलीवरीज हो सकती है। कैन फेस बैड डिलीवरीज कैसे? यहां पर सिग्नेचर का मिसमैच हो सकता है, सर्टिफिकेट्स फटे हुए हो सकते हैं या फेक डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो फिजिकल जो सेटलमेंट होता है, ऑनलाइन नहीं, फिजिकल सेटलमेंट ही हमारा बैड डिलीवरीज में आता है। विच एंटिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग शॉर्ट डिलीवरीज, कौन सी एंटिटीज ऐसी होती हैं जो हमारी शॉर्ट डिलीवरीज के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है? ऑन द पे इन डे, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन मॉनिटर शॉर्ट डिलीवरी, जो हमारा एनएससीसीएल नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये हमारा मॉनिटर करता है शॉर्ट डिलीवरीज को। इट एंश्योर टाइमली रिजोल्यूशन थ्रू द ऑक्शन और पेनल्टीज, और ये कहीं ना कहीं इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि चीजें टाइमली सेटल हो जानी चाहिए, चाहे वो थ्रू ऑक्शन हो या पेनल्टीज के साथ हो। विच रिस्क इज एसोसिएट विद अनसर्टेनिटी इन मार्केट प्राइसेस, कौन सा ऐसा रिस्क है जो हमारे मार्केट प्राइस की अनसर्टेनिटी पर बेस्ड है? अफेक्टिंग ट्रांजैक्शन आउटकम्स, मार्केट रिस्क और प्राइस रिस्क। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज द अथॉरिटी टू अलॉट ISIN फॉर डीमैट शेयर्स, ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास अथॉरिटी है कि वो डीमैट शेयर्स का ISIN नंबर अलॉट कर सके? आंसर इज CNSDL। देखिएगा, सेबी रेगुलेटरी बॉडी है, RBI मॉनेटरी में डील करता है, NSE एक बाइंग और सेलिंग का प्लेटफॉर्म है। तो NSDL जो है वही हमारी अथॉरिटी है जो ISIN नंबर को अलॉट करता है। What is the simple interest on ₹500 borrowed at 8% per annum for 3 years? इसको तो आप सिंपली कैलकुलेट करके आंसर 160 मार्क कर सकते थे, ऑप्शन सी। What does the term principal refers to in compound interest? अब कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के अंदर प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? आपका ओरिजिनल अमाउंट जो आपने बोरो किया है या आपने इन्वेस्ट कर रखा है। Which financial ratios are used to assess long term solvency? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के लिए हम लोग किस रेशो का यूज करते हैं? आंसर इज लिवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज का। देखिएगा, लिक्विडिटी रेशो तो है हमारी, ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो हमें प्रॉफिट्स के बारे में बताता है। एफिशिएंसी रेशो तो हमारे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को तो रिलेट ही नहीं करते, तो आंसर इज लिवरेज रेशो, ऑप्शन सी। Why is EPS, that is earning per share, considered important for investors? अर्निंग पर शेयर शो प्रॉफिटेबिलिटी पर शेयर। अर्निंग पर शेयर क्यों इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है? अर्निंग पर शेयर जो होता है आपके पर शेयर प्रॉफिट को बताता है। देखिएगा, कंपनी कई बार बहुत सारा प्रॉफिट अर्न करती है, लेकिन वो अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट जो देती है उसको हम लोग अर्निंग पर शेयर से कैलकुलेट करते हैं। हेल्प इन्वेस्टर इवेल्युएट अ कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ, अर्निंग पर शेयर से जो एक इन्वेस्टर है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को इवेल्युएट कर सकता है। हायर अर्निंग पर शेयर बेटर रिटर्न्स, अच्छी अर्निंग पर शेयर जो होती है इसका मतलब ये होता है कि आपको ज्यादा रिटर्न्स मिल रही है और कंपनी की ग्रोथ ज्यादा हो रही है। व्हाट डज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हेल्प स्टेक होल्डर असेस? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको क्या पता लगता है? सिंपल सी बात है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में हमें पता लगता है, ऑप्शन सी। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज? शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज का ओरिजिनल नेम क्या है? शिकागो बटर एंड एग बोर्ड, ऑप्शन बी। मार्जिन पेमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग इन
विच कॉन्ट्रैक्ट, जो हम मार्जिन देते हैं वो किन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए देते हैं? आंसर इज फ्यूचर एंड ऑप्शन। ऑफ कोर्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डील करने के लिए हम लोग मार्जिन मनी को डिपॉजिट कराते हैं। मार्जिन पेमेंट एक्ट एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर द फ्यूचर एंड ऑप्शन पेमेंट दैट इज कवरिंग द पोटेंशियल लॉस। मार्जिन पेमेंट से क्या होता है, जो हमारे फ्यूचर के और ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसका हम पोटेंशियल लॉस को कवर करते हैं। विच टर्म रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ एसेट, ऐसी कौन सी टर्म है जो अमाउंट ऑफ एसेट को रिप्रेजेंट करती है? दैट मस्ट बी डिलीवर्ड अंडर वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जो वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग डिलीवर करते हैं। आंसर इज कॉन्ट्रैक्ट साइज। एक्चुअली जो हम लोग क्वांटिटी ऑफर करते हैं इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइज इज 50 यूनिट्स। द इंडेक्स सच एज निफ्टी टिपिकली हैज ए बीटा ऑफ, देखिएगा इंडेक्स निफ्टी 50 का जो बीटा है वो कितना होना चाहिए? दैट इज 1। बीटा जो है मार्केट की वॉलेटिलिटी को बताता है, तो अगर आपका बीटा 1 है इसका मतलब आपकी ओवरऑल मार्केट बिल्कुल एक ऑप्टिमम वॉलेटाइल रेशियो में चल रही है। हेजिंग इन फाइनेंशियल मार्केट प्राइमरली एम टू रिड्यूस, जो हमारा हेजिंग होता है उसको हम लोग मार्केट रिस्क के अगेंस्ट यूज करते हैं। हेजिंग प्रोटेक्ट इन्वेस्टर फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशन, हेजिंग से क्या होता है? हम प्राइस फ्लक्चुएशन से बच जाते हैं। यूरोपियन ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज, यूरोपियन ऑप्शन को हम लोग कब एक्सरसाइज कर सकते हैं? ऑन वीक डेज, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ओनली ऑन एक्सपायरेशन डेट इटसेल्फ, ऑफ कोर्स हम लोग यूरोपियन को ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी करते थे और अमेरिकन को बिफोर द डेट ऑफ एक्सपायरी भी कर सकते थे, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नाउ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, सेक्शन बी, हाउ कैन एक्टिव लिसनिंग बी इंश्योर्ड। देखिएगा इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, बी अटेंटिव, मेंटेन पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, डू नॉट इंटरप्ट, यूज क्लैरिफिकेशन टेक्निक और कंट्रोल इमोशन रिएक्शन, प्रोवाइड फीडबैक। आप इनमें से कोई भी 2 पॉइंट विद डिटेल लिख सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस का क्या मतलब होता है? यहां पर भी हमारे पास 3 है, आपका ये 2 मार्क्स में था तो आप इसको 2 पॉइंट्स में लिख सकते थे। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है हमारा अंडरस्टैंड करना किसी के इमोशंस को, स्ट्रेंथ को, वीकनेस को, वैल्यूज को, बिलीफ को। इट हेल्प्स इन पर्सनल ग्रोथ, ये कहीं ना कहीं पर्सन की ग्रोथ में हेल्प करता है, बेटर डिसीजन मेकिंग में करता है, इंप्रूव करता है रिलेशनशिप को। सेल्फ रिफ्लेक्शन की जो प्रैक्टिस होती है ये एक फीडबैक देती है जिससे हम अपनी सेल्फ अवेयरनेस को एनहेंस करते हैं। हाउ कैन यू एक्सेस द फिल्टर ऑप्शन इन मोस्ट स्प्रेडशीट प्रोग्राम, फिल्टर ऑप्शन को हम लोग स्प्रेडशीट प्रोग्राम में कैसे यूज कर सकते हैं? सबसे पहले आपको डेटा में जाना है, उसके बाद आप फिल्टर को लेंगे। यहां पर फिल्टर को जब आप क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन एरो आएगा जो आपके कॉलम हेडर्स को इंडिकेट करेगा। यूज दिस एरो टू सॉर्ट एंड फिल्टर डेटा एज नीडेड, आप अपनी जरूरत के हिसाब से सॉर्ट आउट कर सकते हैं फिल्टर डेटा को। शॉर्टकट भी है इसका, इन सम प्रोग्राम प्रेजेंट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल का यूज कर सकते हैं फिल्टर ऑप्शन के लिए। लिस्ट एनी 4 कीज क्वालिटीज दैट आर कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, आपकी बुक के अंदर ये बहुत सारी है, हम इसमें से सिर्फ ये वाली 4 ले रहे हैं, बट अगर आपने बुक वाली इनके अलावा भी लिखी होंगी तो आपको वो ठीक होगा। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन किसी भी एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल के लिए जरूरी है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, ये सारी क्वालिटीज किसी भी एंटरप्रेन्योर के सक्सेस होने के लिए जरूरी है। हाउ डू ग्रीन हाउस गैसेज कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं ग्लोबल वार्मिंग में कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं? ग्रीन हाउस गैसेज जिसे हम CO2 CH4 कहते हैं, ट्रैप हीट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, ये कहीं ना कहीं अर्थ के एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप करते हैं। दिस कॉज अ राइज इन टेम्परेचर, और ग्रीन हाउस की वजह से हमारा टेम्परेचर राइज हो जाता है अर्थ का, लीडिंग टू क्लाइमेट चेंजेस, और इससे हमारे क्लाइमेट चेंजेस हो जाते हैं। इफेक्ट इंक्लूडिंग मेल्टिंग ग्लेशियर्स, राइजिंग सी लेवल, इससे क्या होता है हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट होने लग जाते हैं, सी लेवल राइज हो जाता है और एक्सट्रीम वेदर पैटर्न हो जाता है, मतलब या तो एक्सट्रीम ठंड होगी या एक्सट्रीम गर्मी होगी। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ प्री ओपन सेशन, देखिए प्री ओपन सेशन जो होता है हमारी स्टॉक एक्सचेंज का, ये हमारा 15 मिनट्स का होता है, 9 to 9:15, लेकिन इसके अलावा आप लोगों को इसके 3 फेसेस भी लिखने थे। आपका ऑर्डर एंट्री जो 9 to 9:08 है, ऑर्डर मैचिंग 9:08 to 9:12 है, और बफर पीरियड जो 9:12 से 9:15 तक है। व्हाट हैपेंस इफ देयर इज ए शॉर्टफॉल इन मार्जिन, अगर आपके मार्जिन में शॉर्टफॉल हो जाता है तो मार्जिन शॉर्टफॉल का मतलब हो जाता है व्हेन द रिक्वायर्ड मार्जिन इज नॉट मेंटेन्ड इन द ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब आपको जितना मार्जिन मेंटेन करना था, सपोज करिए आपको 15% मेंटेन करना था, आपने उतना मार्जिन मेंटेन नहीं किया है, इसको कहते हैं मार्जिन का शॉर्टफॉल हो जाना। तो अगर आपका मार्जिन शॉर्टफॉल हो जाएगा तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं? आप पे पेनल्टीज लगेगी। स्क्वायर ऑफ पोजीशन, मतलब ब्रोकर में सेल होल्डिंग टू रिकवर द शॉर्टफॉल, अगर आपने मार्जिन मनी नहीं डिपॉजिट करा रखे तो आपके शेयर्स को ब्रोकर बेच देगा लॉस को कवर करने के लिए। रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेडिंग, आपकी ट्रेडिंग पर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा। एडिशनल मार्जिन रिक्वायरमेंट, और ट्रेडर को अपना एक्स्ट्रा फंड देना पड़ेगा एडिशनल मार्जिन के लिए। व्हाट इज मीन बाय क्रिएशन ऑफ चार्ज इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिक्योर्ड लोन, देखिएगा सिक्योर्ड लोन में क्रिएशन ऑफ चार्ज क्या होता है? सिक्योर्ड लोन में क्रिएशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है आपने लोन किसी एसेट के अगेंस्ट लिया, तो कहीं ना कहीं उससे क्रेडिटर बिल्कुल सेफर साइड पर होते हैं कि अगर बोरोवर जो है पैसा नहीं देगा तो क्रेडिटर उसके एसेट को बेच के रिकवर कर सकता है।
क्रिएशन ऑफ चार्ज रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिंग लोन बाय प्लेजिंग एसेट। क्रिएशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है किसी भी एसेट को गिरवी रख के लोन लेना। इट प्रोवाइड क्रिएटर्स अ लीगल राइट ओवर द बोरोवर एसेट्स। कहीं ना कहीं क्रिएटर्स के पास ये एक लीगल राइट होता है बोरोवर के एसेट्स के अगेंस्ट अगर वो लोन को रीपेड नहीं कर पाता। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ चार्जेस, एक होते हैं हमारे फिक्स्ड और एक होते हैं फ्लोटिंग। फिक्स चार्ज हो जाते हैं जैसे आपने कोई फिक्स एसेट्स को एज ए प्लेस रखा है, लैंड, मशीनरी वगैरह, और फ्लोटेशन के अंदर आ जाते हैं आपके स्टॉक्स या रिसीवेबल्स। व्हाट इज द रोल ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी इन डेरिवेटिव मार्केट, मतलब जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी दैट इज सेबी, इसका क्या रोल है हमारी डेरिवेटिव मार्केट में? इसका रोल है ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, फॉर्मुलेट करना, रूल्स रेगुलेशन को मॉनिटर करना, प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टर्स को, और रिस्क मैनेजमेंट को सेटल करना। व्हाट इज मीन बाय अनसिस्टमेटिक रिस्क? अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? अनसिस्टमेटिक रिस्क जो होता है ये किसी भी कंपनी या इंडस्ट्री से रिलेट करता है। इट इज डाइवर्सिफिएबल, मींस इट कैन बी रिड्यूस बाय होल्डिंग अ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। आप अनसिस्टमेटिक रिस्क को आप लोग इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। मतलब अगर आपको लगता है ऑटोमोबाइल सेक्टर इस टाइम रिस्क में चल रहा है तो आप ऑटोमोबाइल की बजाय अपना पैसा फार्मास्यूटिकल सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर में डाल के इस रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। अनसिस्टमेटिक रिस्क हमारे 3 तरीके के होते हैं: बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क। आपके बिजनेस रिस्क ऐसे रिस्क जो हमारे बिजनेस के पुअर मैनेजमेंट या कंपटीशन की वजह से है। फाइनेंशियल रिस्क ऐसे रिस्क जो किसी भी कंपनी के पुअर डेप्ट या पुअर फाइनेंशियल डिसीजन की वजह से, सॉरी हायर डेप्ट या पुअर फाइनेंशियल डिसीजन की वजह से। ऑपरेशन रिस्क, रिस्क ड्यू टू टेक्निकल फेलियर, फ्रॉड और सप्लाई चेन इश्यूज, ये सारे के सारे हमारे ऑपरेशनल रिस्क होते हैं। इन्वेस्टर मैनेज इट थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, ये सारे के सारे रिस्क आप डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू कर सकते हैं। राइट एनी 3 इमीडिएट इफेक्ट ऑन ट्रेडिंग मेंबर अपॉन सस्पेंशन, अगर किसी ट्रेडिंग मेंबर को सस्पेंड कर दिया जाता है तो उसके क्या 3 इफेक्ट होते हैं? ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्शन होते हैं, सस्पेंडिंग मेंबर नेचुरली ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। क्लाइंट अकाउंट सेटल, जितने भी उसके क्लाइंट्स हैं उनके ऑर्डर या पेमेंट्स को वो सेटल करेगा। लॉस ऑफ मार्केट रेपुटेशन, सस्पेंडेड मेंबर की डेफिनेटली क्रेडिबिलिटी मार्केट में कम हो जाएगी, उसकी मार्केट की गुडविल खत्म हो जाएगी। एडिशनल इंपैक्ट, सेबी एंड एक्सचेंज में इंपोज फाइन्स और परमानेंट रिस्ट्रिक्शन, इसके अलावा सेबी एक्सचेंज उसके ऊपर फाइन्स या परमानेंट रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए ब्रांच मैनेजर इन मैनेजिंग अ ट्रेडिंग ब्रांच, एक ब्रांच मैनेजर की जो अपनी ब्रांच को मैनेज करने में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाउ डू दे इंटरेक्ट विद द डीलर्स, और वो डीलर्स या कॉर्पोरेट मैनेजर के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ब्रांच मैनेजर ओवरसीज द ऑपरेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकिंग, अगर आप देखिएगा हमारे इस पूरे हिरार्की के अंदर सबसे पहले होते हैं कॉर्पोरेट मैनेजर, उसके बाद होते हैं हमारे ब्रांच मैनेजर, एंड देन उसके बाद होते हैं हमारे डीलर। तो एक तरीके से हमारे ब्रांच मैनेजर, डीलर और कॉर्पोरेट मैनेजर के बीच की चेन होती है। ब्रांच मैनेजर ओवरसीज करते हैं सारे के सारे अपने स्टॉक ब्रोकिंग ब्रांच को, मतलब ब्रांच की सारी एक्टिविटीज को वो देखते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि वो उनकी जो ब्रांच है वो रेगुलर चलती रहे, रेगुलेट रहे और ब्रांच जो है उनकी ग्रोथ करे। मेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? ऑपरेशनल मैनेजमेंट, एंश्योर स्मूथ और ट्रेडिंग एक्टिविटीज चलती रहे। कंप्लायंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, वेरीफाई करना जितने भी हमारे ट्रेड है वो पूरा होना चाहिए और एक्सचेंज की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्लाइंट सर्विसेज और रिलेशनशिप मैनेजमेंट हैंडल करनी चाहिए इन्वेस्टर्स के कंसर्न को, स्मूथ और फंड सेटलमेंट को। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट पे आउट इंट्रोड्यूस्ड बाय एनएससीसीएल, जो हमारा डायरेक्ट पे आउट का कंसेप्ट होता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से, इसका क्या मतलब होता है एंड हाउ डज इट बेनिफिट द इन्वेस्टर, और इसका इन्वेस्टर्स के लिए क्या बेनिफिट है। एक्चुअली डायरेक्ट पे आउट का कंसेप्ट क्या है? जो हमारा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इंट्रोड्यूस द डायरेक्ट पे आउट सिस्टम टू एंश्योर दैट सिक्योरिटीज एंड फंड रीच इन्वेस्टर डायरेक्टली फ्रॉम क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ने डायरेक्ट पे आउट का फंडा इसलिए निकाला कि जितना भी हमारा फंड है वो डायरेक्टली क्लाइंट्स के अकाउंट में जाना चाहिए, चाहे वो सिक्योरिटीज या फंड है वो डायरेक्टली क्लाइंट्स के अकाउंट में जाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ रूटीन पे आउट थ्रू द ब्रोकर, ना कि वो ब्रोकर को दें और फिर बाद में वो क्लाइंट्स के पास जाए। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्रेडिट सिक्योरिटी फंड डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर डीमेट एंड बैंक अकाउंट। अब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो है सिक्योरिटीज अगर देगा तो क्लाइंट के डीमेट अकाउंट में देगा डायरेक्टली, और अगर फंड देगा तो क्लाइंट के बैंक अकाउंट में देगा। इससे बेनिफिट इन्वेस्टर्स को हुए, फास्ट सेटलमेंट हुआ है, रिस्क रिड्यूस हो गया और कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ी है। व्हाट आर द की डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग इन अ सीएम सेगमेंट एंड ट्रेडिंग इन फ्यूचर। सीएम का मतलब होता है कैश मार्केट, तो कैश मार्केट सेगमेंट और फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है। नेचर ऑफ ट्रेड, यहां पर हम लोग एक्चुअल शेयर्स को बाय और सेल करते हैं कैश मार्केट में, जबकि हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं। ऑनरशिप, इन्वेस्टर्स यहां पर ओनर होते हैं, यहां पर ऑनर कोई नहीं होता, सीधा कॉन्ट्रैक्ट राइट्स होते हैं आपके पास। पेमेंट, कैश मार्केट में आपको फुल अमाउंट देनी होती है, जबकि फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप मार्जिन मनी देके भी अपना काम चला सकते हैं। सेटलमेंट, कैश मार्केट में आपका T+2 सेटलमेंट होता है और यहां पर कैश सेटलमेंट जो होता है वो अपनी डेट के एक्सपायर होने पर होता है। लिवरेज,
यहाँ पर कोई भी लिवरेज नहीं होता है, फुल फंड चाहिए होता है, यहाँ पर हाई लिवरेज होते हैं, लास्ट ट्रेड होते हैं। रिस्क लेवल, कैश मार्केट में रिस्क हमेशा कम होते हैं और यहां पर हमारे फ्यूचर एंड ऑप्शन में रिस्क ज्यादा होते हैं। पर्पस, नॉर्मली कैश मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छा होता है और जबकि फ्यूचर एंड ऑप्शन हेजिंग और स्पेकुलेशन के लिए अच्छा होता है। व्हाट इज आउटस्टैंडिंग ऑर्डर? आउटस्टैंडिंग ऑर्डर हमारे वो होते हैं जो अब तक प्रोसेस नहीं हुए, नॉट येट एग्जीक्यूटेड, जिनको अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किया गया है। उसके पीछे रीजन कोई भी हो सकता है, वो प्राइस का मिसमैच भी हो सकता है, कोई भी ऑर्डर कंडीशन हो सकती है। इसके स्पेशल फीचर क्या है? टाइम वैलिडिटी, प्राइस कंडीशन, प्रायोरिटी एग्जीक्यूशन और ऑटो कैंसिलेशन। राइट द कोर प्रोसेस इन्वॉल्व इन सेटलमेंट प्रोसेस, जो हमारा सेटलमेंट प्रोसेस है उसका कोर प्रोसेस क्या होता है? द सेटलमेंट प्रोसेस इंश्योर दैट सिक्योरिटीज एंड फंड आर ट्रांसफर्ड बिटवीन बायर एंड सेलर। जो हमारा सेटलमेंट प्रोसेस होता है वो इस बात को इंश्योर करता है कि फंड और सिक्योरिटीज ये बायर और सेलर में सेटल हो जानी चाहिए। ट्रेड एग्जीक्यूशन, बायर एंड सेलर प्लेस ऑर्डर, इसमें बायर और सेलर ऑर्डर प्लेस करते हैं जो आपस में मैच होता है। ट्रेड कंफर्मेशन, उसके बाद ऑर्डर को कंफर्म किया जाता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू, और क्लियरिंग प्रोसेस, उसके बाद क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो होता है पेमेंट देता है और सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करता है। अब हम कोर प्रोसेस में फंड सेटलमेंट की बात करते हैं तो T+2 सेटलमेंट साइकिल होता है। अगले 2 दिन में फंड या सिक्योरिटीज हमारी सेटल हो जाती है ट्रेड के अगले 2 दिन में। बायर जो होता है उनके डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाते हैं और सेलर के बैंक अकाउंट में फंड आ जाता है। पार्टनर सेटलमेंट और रिकॉर्ड अपडेट कर दिए जाते हैं। ट्रेड इज मार्क्ड एज सेटल, और ट्रेड को हम लोग सेटल मार्क कर देते हैं और ऑनरशिप रिकॉर्ड को भी अपडेट कर देते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द रिस्क एक्सपोजर एसोसिएट विद द इंटरेस्ट रेट, जो हमारा इंटरेस्ट रेट स्वाइप है इससे हमारा कंपेयर और कंट्रास्ट करना है करेंसी स्वाइप को, मतलब इंटरेस्ट रेट और करेंसी स्वाइप इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। इंटरेस्ट रेट स्वाइप डेफिनेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट रेट पेमेंट, इसके अंदर फिक्स्ड और फ्लोटिंग को हम लोग स्वाइप करते हैं। रिस्क एक्सपोजर, इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, काउंटर पार्टी रिस्क होता है, जबकि करेंसी का जो हमारा डेफिनेशन है वो ये एक्सचेंज ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो डिफरेंट करेंसी के होते हैं उनको हम करते हैं। रिस्क इसके अंदर एक्सचेंज रेट का होता है और सॉवरिन रिस्क होता है, मतलब गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देती है कई बार कन्वर्टिबिलिटी में। इंटरेस्ट रेट स्वैप के अंदर हमारा एक्सचेंज जो होता है इंटरेस्ट रेट पेमेंट पर होता है, जबकि करेंसी के अंदर एक्सचेंज जो होता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट का होता है। इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट करते हैं इंटरेस्ट रेट स्वाइप में, जबकि एक्सचेंज रेट हमारा फ्लक्चुएट करता है करेंसी स्वाइप के अंदर। सेटलमेंट, नो प्रिंसिपल एक्सचेंज ओनली इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट स्वाइप के अंदर हम प्रिंसिपल अमाउंट को नहीं सेटल करते, सिर्फ इंटरेस्ट को सेटल करते हैं, जबकि करेंसी के अंदर हम प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को सेटल करते हैं। इंटरेस्ट रेट जो है नॉर्मली हेजिंग के लिए यूज होता है और जबकि करेंसी जो होता है हेजिंग करेंसी एक्सपोजर के लिए यूज किया जाता है, और हमारा इंटरेस्ट रेट जो होता है हेजिंग रेट रिस्क के लिए यूज किया जाता है। व्हाट इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? A legally binding agreement to buy or sell an asset at predetermined price on a future date। जब आप लीगली एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें आपकी जो एसेट्स हैं प्री डिटरमाइंड प्राइस पर फ्यूचर में सेटल होंगी। ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज विद द स्ट्रिक्ट रूल्स, यहां पर जो हमारा ट्रेड होता है वो शेयर मार्केट में होता है, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन के थ्रू होता है। फॉर द हेजिंग रिस्क और स्पेकुलेटिव ट्रेड। वाई आर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर स्टैंडर्ड? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग स्टैंडर्ड क्यों मानते हैं? प्री डिफाइंड लॉट साइज, हर एक कॉन्ट्रैक्ट का आपकी क्वांटिटी फिक्स होती है। एक्सपायरी डेट, हर एक कॉन्ट्रैक्ट की आपकी एक्सपायरी डेट फिक्स होती है, मतलब मंथ का लास्ट थर्सडे जो होता है हमारा फिक्स होता है। प्राइस मूवमेंट लिमिट, एक्सचेंज सेट सर्किट लिमिट टू प्रिवेंट द एक्सेसिव वोलेटिलिटी। अगर मान लिया मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे सर्किट लिमिट्स काम करते हैं प्राइस के मूवमेंट के ऊपर। रेगुलेटेड बाय एक्सचेंज, और यहां पर काउंटर पार्टी रिस्क को खत्म कर दिया जाता है। क्लियरिंग और सेटलमेंट एजेंसी जो होती है और सेबी जो होते हैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, मतलब काउंटर पार्टी रिस्क जो होता है क्लियरिंग सेटलमेंट खत्म करता है और सेबी जो होता है इस पूरे के पूरे को रेगुलेट करता है। सो फाइनली ये आपका पेपर का एनालिसिस था, एंड होपफुली आप में से बहुत सारे बच्चों का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं वीडियोस, प्रीवियस ईयर पेपर और एमसीक्यू में से बहुत सारी चीजें एग्जाम में आई हुई थी। हाँ, आप इस बात को जानते तो थे कि आपका पेपर कैसा हुआ है, बट आप श्योर शॉर्ट हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स। होपफुली जैसा ये पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ है ऐसे ही आप बाकी के एग्जाम्स करेंगे। थैंक यू।